नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे रामपुर की। बता दें कि आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खां के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मुकदमा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज किया गया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और अब आजम खां के खिलाफ एक और मुकदमे की खबर सामने आई है। उनके खिलाफ रामपुर के गंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की है। दरअसल सुतरखाना में एक जनसभा के दौरान आजम खां ने कहा था कि जो आज तुम्हारे और हमारे साथ हुआ है, 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चे माँ की कोख से पैदा होने से पहले ही पूछ लेते कि आजम खां की कोख से बाहर निकलना है या नहीं। मैं मुजरिम हूं और मुझसे गलती हुई है। आजम खां के खिलाफ शहनाज बेगम ने शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि महिला ने कहा है कि आजम खां का बयान गंदा था, उन्हें बुरा लगता है, इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत की है और आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। हमें इनका भाषण बहुत बुरा लगा। किसका? मोहम्मद आजम खान का। क्या भाषण दिया था? क्या इन्होंने ये बोला? भाषण दिया कि हमसे अगर बच्चे हों तो हमसे पूछ के कर दे। ये बताइए फिर क्या हुआ? तो ये बात इनको करना अच्छी लाजमी देती है। इन्होंने हमेशा औरतों के बारे में बुरा ही बुरा कहा है, कभी अच्छा नहीं कहा है। जिन्होंने जितवाया सबने, ये एक दिन ऐसा था कि इनके पास इतने हालात नहीं थे, ये कहीं खड़े होते, पब्लिक ने इनको जितवाया, मगर इन्होंने किसी के साथ कुछ नहीं किया। आज ये औरतों को फिर बुरा कह रहे हैं, तो ये बताइए कैसे बर्दाश्त हो जाएगी? तो सारे जहान की औरतें हो गई, जितनी भी इंडिया की, कैसे कोई सुन लेगा? हाँ, सुतरखाने में भी ये बात कही, वहाँ पे भी ये बात कही। हद होती है सुनने की। किसी जगह कोई इतना खून थोड़ी मारा हुआ, कोई सुनता रहेगा? बदतमीज इंसान अपनी औकात भूल गया। तो बच्चा भी माँ के पेट से बाहर आने से पहले बोलता कि पूछो आजम खां से बाहर आना है कि नहीं। इस चीज़ को लेकर उन लोगों ने, शहनाज नाम की महिला ने एक तहरीर दी, तो उस पर जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, मुकदमा दर्ज हुआ किन किन धाराओं में दर्ज हुआ है? इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है धारा 394B, 354A, 353A, 505(2) और 504, 509, 125। इन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अब क्या कार्रवाई की जाएगी? तो उत्तर प्रदेश में रामपुर उपचुनाव को लेकर सियासत गर्माती नजर आ रही है। एक बार फिर अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया है। बता दें कि यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासत परवान चढ़ती नजर आ रही है। चुनाव प्रचार और जनसभाओं का दौर लगातार जारी है। रामपुर में समाजवादी पार्टी ने असीम रजा को उम्मीदवार बनाया है, जिसके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और आजम खां पहुंचे। इस दौरान दोनों नेता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां अखिलेश यादव एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर देते नजर आए। उन्होंने कहा कि यूपी में 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं और हमें जगह जगह पर माफिया कह रहे हैं। दोनों इस चक्कर में हैं कि कब वह मुख्यमंत्री बन जाएं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैंने पहले भी उन्हें ऑफर दिया था और आज रामपुर से उन्हें एक और ऑफर दे रहा हूं कि वह अपने 100 विधायक लाएं, 100 विधायक हमारे पास लाएं और मुख्यमंत्री बन जाएं। मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और मैं मंच से अभी कुछ अधिकारियों की जिंदाबाद के नारे सुन रहा था। मैं शायद आजाद भारत में पहली बार किसी पुलिस वालों के नारे जिंदाबाद लग रहे होंगे। ये पुलिस के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि हम और आप वो लोग हैं जो कानून और संविधान को मानते हैं, और जो लोग वहां दूसरी तरफ बैठे हैं वो ना कानून की परवाह कर रहे हैं, ना संविधान की परवाह कर रहे हैं।
हम में और उनमें इतना ही फर्क है। और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो दो डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग को अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। पूरा शहर सेंसिटिव है, पूरे शहर से खतरा है। अरे रामपुर वालों, तुम तो दुनिया के लिए दहशत बन गए। तुमने इतना डरा दिया राज्य सरकार को, देश की सरकार को, कि सारी फौज रामपुर में आ गई। जिंदाबाद! अरे एसपी साहब जिंदाबाद, सीओ साहब जिंदाबाद, ये थानेगंज के इंस्पेक्टर साहब जिंदाबाद, ये कोतवाली वाले 2 महीने बाद रिटायर होने वाले माशाल्लाह लकदक हो गए, लकदक हो गए। अजी सूद के डाल दिया पूरे रामपुर को। अगर 5 रुपए गिर गए तो कहा भैया हट के चलो, हट के चलो। वाह, अरे वाह चरित्रवानो, वाह! हमर मुर्गी चोर, हम मुर्गी डकैत, और तुम पतली गलियों से। रुक जाइए। वाह! तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां पहुंचे अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया है। बता दें कि संभल में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे, जहां उन्होंने बीजेपी पर दंगे भड़काने और नफरत की बात करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अखिलेश यादव असमोली विधायक पिंकी यादव के पिता विजेंद्र सिंह यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजम खां के साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं हुआ है। उन्होंने बीजेपी पर बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का आरोप भी लगाया और उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ जनता को नफरत फैलाना और दंगे भड़काने का काम है। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहां तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। रामपुर भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। सर, गुजरात के लिए कहा था मैच हो रहा है, मैच होगा बीजेपी के साथ ना, बीजेपी मैच कर ले फुटबॉल क्या मैच? तो वो मैच कब हो रहा है? एक फुटबॉल मैच के लिए अरे आपने भाई, कहा था बीजेपी मैच अरे कर ले। तुमने देखा नहीं हमारे मुखर्जी कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं? तुम तो कुछ भी खेलना नहीं जानते हो कि लगता है। सर, गुजरात चुनाव में सर एक बार फिर गोधरा कांड का जैसा सीएम, देखिए ये ध्यान हटाना जरूरी। देश खत्म हो रहा है, बेरोजगारी है, किसान दुखी है। आप पूछिए ना किसान से, उसके लिए डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है? आरोप लगा रहे हैं कि सपा दंगों के लिए जिम्मेदार है। खतौली में उन्होंने ये आरोप लगाया है। कौन कह रहा है ये? योगी जी का। जो दंगा कराते हैं वो सत्ता में बैठ गए, अब दंगे कहाँ हो रहे हैं? और फिर दंगों के आंकड़े में देखिए कौन नफरत फैला रहा है। सर, आज एक बार कौन ये नफरत फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए दंगे की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर, आजम का साहब कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, कि पार्टी अरे किसने कह दिया तुम्हें अकेले पड़ गए? पूरी पार्टी उनके साथ है। कह रहे हैं वो इमोशनल हो रहे हैं। सर, थैंक यू सर। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा में 6 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर अभिषेक और हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा की है, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने 6 दिसंबर के कार्यक्रम में किसी तरह का बदलाव न होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ वारंट भी जारी किया है, जिसकी हिंदू महासभा कड़े शब्दों में निंदा करती है। अखिल भारत हिंदू महासभा का जो 6 दिसंबर को मथुरा के जन्मभूमि पर जो प्रोग्राम होने जा रहा है, उसमें विभिन्न देशों से सनातनी हिंदू आ रहे हैं और मथुरा प्रशासन ने कुछ कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिए हैं और 13 कार्यकर्ताओं के खिलाफ वारंट जारी किए हैं मथुरा सिटी मजिस्ट्रेट ने।
तो हम मथुरा प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि भाजपा सरकार है, ब्रजभूमि है, मथुरा कान्हा की नगरी है, यदि हम यहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो क्या पाकिस्तान में पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? कांग्रेस सरकार पढ़नी नहीं देती, सपा सरकार पढ़नी नहीं देती, अब भाजपा सरकार है, रामराज है, योगी बाबा की सरकार है, अब तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ना देना चाहिए। योगी बाबा तो पहले भी कह चुके हैं कि जो भी सनातनी हिंदू मथुरा आएंगे उन पर फूल वर्षा होगी, और मथुरा प्रशासन सरकार की छवि खराब कर रहा है, मुकदमे दर्ज कर रहा है, वारंट जारी कर रहा है। इसलिए हमारी मथुरा प्रशासन से अपील है, ऐसे कृत्य करके सरकार की छवि धूमिल ना करें। और कार्यक्रम 6 दिसंबर को 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में ही होगा। हनुमान चालीसा। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां एक सोसाइटी की लिफ्ट में 3 बच्चे फंस गए, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां सोसाइटीज में लोग मैनेजमेंट पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सब तस्वीरें सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। दरअसल क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी, नेस्ट सोसाइटी नाम की लिफ्ट में 3 बच्चे फंस गए, जहां यह बच्चे करीब 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसे रहे। गनीमत यह रही कि 24 मिनट बाद बच्चे लिफ्ट से बाहर निकल पाए। बच्चे लिफ्ट से निकलने के बाद भी डरे हुए नजर आ रहे थे, जिसको लेकर इस मामले को लेकर उनके परिजनों ने मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है और पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बुलेटिन में बात गोंडा की कर लेते हैं, जहां के डॉक्टर अनीता मिसेज एशिया इंटरनेशनल बनी हैं। बता दें कि गोंडा के डॉक्टर अनीता मिश्रा ने थाईलैंड में आयोजित क्लासिक मिसेज एशिया इंटरनेशनल 2022-2023 का खिताब जीत लिया है। उन्हें मिसेज पॉपुलैरिटी के खिताब से नवाजा गया है। बता दें कि उनका लगातार दूसरा खिताब है। पिछले साल भी उन्होंने कंपटीशन जीता था, उस वक्त इसका आयोजन राजस्थान में हुआ था। बता दें कि अनीता मिश्रा पेशे से डॉक्टर हैं और 26 नवंबर को थाईलैंड में आयोजित मिसेज एशिया इंटरनेशनल के खिलाफ वह 32 प्रतियोगियों के बीच कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आखिर में बाजी डॉक्टर अनीता मिश्रा ने मारी और खिताब जीतने के बाद डॉक्टर अनीता मिश्रा गोंडा पहुंची तो उनका जगह जगह स्वागत किया गया। कंपटीशन कितना क्लोज रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 6 राउंड इस कंपटीशन में था। एक इंटरव्यू राउंड था, उसमें करंट अफेयर्स, आपके पर्सनल सारे चीज़ों को पूछा गया था। फिर एक प्री जज राउंड था, फिर एक स्पोर्ट्स राउंड था, आपका फिटनेस कितना है वो देखने के लिए, और एक इवनिंग गाउन राउंड था। फिर कॉस्ट्यूम राउंड था, नेशनल कॉस्ट्यूम, जिसमें मैं पार्वती देवी बन के गई थी, और एक टैलेंट राउंड था जिसमें मैंने डांस किया था। 6 राउंड्स थे। तो आपको कौन कौन सा अवार्ड आपको मिला है इसमें? अवार्ड्स मिले हैं। एक तो मेन जो अवार्ड है मिसेस एशिया इंटरनेशनल वो मिला है, उसके साथ साथ टैलेंट क्वीन का फर्स्ट रनर अप मिला है और मिसेस पॉपुलैरिटी मिला है। इसके लिए किसको देंगे श्रेय? ये श्रेय मिसेस पॉपुलैरिटी 100% श्रेय गोंडा वासियों को देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे वोट दिया था। वो सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टा के वोट के आधारित था, और सारे गोंडा वासियों ने बढ़ चढ़ के लाइक, कमेंट, शेयर इसको किया था, जिस वजह से मुझे मिसेस पॉपुलैरिटी मिला। और टैलेंट हंट के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया था, 3 महीने से उसके लिए डांस के लिए प्रैक्टिस किया था। और बाकी नेशनल कॉस्ट्यूम मैंने बहुत दिमाग लगा के, क्योंकि मैं बहुत ही महाकाल का भक्त हूँ, और इस वजह से मैंने पार्वती का रोल किया था। एक्चुअली एक इंग्लिश में कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैं सोचती हूँ अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ बनने का तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं जब मरीज देखती थी तो मैं मरीजों के साथ रहती थी, और जब 4 बजे मेरा ओपीडी खत्म होता था उसके बाद मैं डांस प्रैक्टिस करती थी। और बाकी कॉस्ट्यूम के लिए बहुत मैंने सोशल मीडिया में सारे ऑनलाइन सब सर्च करके एक देवी जी का कॉस्ट्यूम था, वो बहुत लोगों ने प्रशंसा किया वहाँ पे। टोटल एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। एक चाइनीज जज ने तो मुझे कहा कि मेरा कॉस्ट्यूम वगैरह देख करके कि आपके अंदर कुछ डिवाइन पावर, दैविक शक्ति है जो लोगों को रूम तक अट्रैक्ट करता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत टच किया।
कितने देश के लोगों ने प्रतिभाग किया था? गोंडा की महिलाओं के लिए वही मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कितने भी छोटे परिवार से हो, कितने भी छोटे गांव से हो, कितने भी मतलब सामान्य गृहिणी हो या टीचर हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, अगर आपको कुछ बनना है, अगर आप अपना परिश्रम जी जान लगा के करेंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। 8-10 देश थे क्या, मलेशिया, जापान से बहुत ज्यादा कंटेस्टेंट थे, कनाडा, यूके वाले लास्ट मिनट पीछे हट गए, म्यांमार, ताइवान, थाईलैंड, बहुत देश से ज्यादातर लोग। तो बुलेटिन में बात अब उस सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं जहां विधायक की पत्नी ने डीएम पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि सोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा ने डीएम की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। आरोप है कि बढ़ती नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में पहली लिस्ट में विधायक जी की पत्नी का नाम नहीं था, लेकिन दूसरी लिस्ट में आपत्ति लगाकर उनका नाम हटा दिया गया, जहां सोहरतगढ़ एसडीएम को सभी दस्तावेज भी दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। साथ ही 600 लोगों के नेपाल और भारत की दोहरी नागरिकता पर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस डीएम पर विधायक की पत्नी के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं। मैं बबीता वर्मा, सोहरतगढ़ विधायक श्री विनय वर्मा जी की पत्नी हूँ। देखिए, जब से मेरे पति विधायक बने हैं सोहरतगढ़ से, तब से मैं उनके साथ बराबर यहाँ रह रही हूँ। जब से मेरा यहाँ रहना हुआ, देखिए सोहरतगढ़ में मेरा कार्यालय है, वहाँ रहती हूँ तो उनके साथ मैं वहाँ अपने कार्यालय पे रहती हूँ, और जब बढ़नी साइड में आना होता है तो मैं उनके साथ यहाँ आती हूँ। और देखिए, आदमी लोग कहीं भी बैठ उठ, देखिए आपसे मैं खुल के बोल रही हूँ, आदमी लोग कहीं भी उठ बैठ सकते हैं। सिर्फ एक महिला को बैठने के लिए, 1-2 घंटा आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। तो इस वजह से मैंने पांडे जी का मकान यहाँ किराए पे लिया है, और मैं बाकायदा यहाँ रहती भी हूँ, आना जाना। देखिए, अब विधायक जी है, इधर रहना उधर रहना सब जगह होता है। जब उनके साथ मैं बराबर यहाँ रह रही हूँ, तो मेरे विचार में आया, मेरे मन में आया कि वहाँ से वोटर लिस्ट में नोएडा से कटवा कर मैं अपना यहाँ चढ़वाऊँ लिस्ट में। मैंने अप्लाई किया, और आप जिला प्रशासन ने मेरा एक बार नाम चढ़ता है लिस्ट में, एक बार लिस्ट में मेरा नाम आता है, लेकिन जब दूसरी लिस्ट आती है तो उसमें मेरा नाम नहीं है। देखिए डीएम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए, पहली आपने मेरा लिस्ट में नाम चढ़ाया और दूसरी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, आप इसका जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी वजह है कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है? क्या आपको मैं अपराधी दिखती हूँ? क्या मुझे वोट डालने का अधिकार नहीं है? मैं भारत की नागरिक नहीं हूँ? आप बताइए डीएम साहब, आपसे मेरा ये प्रश्न है। मतलब आप ये समझिए, विधायक की पत्नी का ये हाल है तो यहाँ आम जनता का क्या हाल होगा? मतलब आप सोच सकते हो कि मैं कितनी दुखी मन से ये चीज़ बोल रही हूँ कि आज ये मेरा हाल है, तो मुझे नहीं लग रहा कि डीएम साहब आम जनता की क्या सुनेंगे जब मेरी नहीं सुन पा रहे हैं। जब मेरा वहाँ से नाम कटकर यहाँ चढ़ा, मुझे इस चीज़ का वाकई। तो देवरिया में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जहां बिजली और सड़क के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि देवरिया जिला पंचायत सभागार में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, सीडीओ और कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यों ने बिजली और सड़क का मुद्दा जोर शोर से उठाया, जिसे लेकर एसडीओ ने पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फटकार लगाई और जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आदेश दिया। बैठक के दौरान जिला पंचायत सदस्य उपेंद्र तिवारी ने खनन अधिकारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि खनन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष के फोन कॉल रिसीव नहीं करते, जो प्रोटोकॉल के खिलाफ है। सीडीओ ने सभी अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा बिजली और सड़क के मुद्दे काफी ज्यादा उछले, तो उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, पीडब्ल्यूडी के आईएएस के सभी अधिकारी और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द वो काम करावे। जो इनका हमारे माननीय सदस्य लोगों का समस्या है, उसका निदान 1 हफ्ते के अंदर करावे। सड़क गड्ढा मुक्त की भी बात है। सड़क गड्ढा मुक्ति की बात है। कुछ सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं। अभी जैसा कि पूर्व मंत्री जी बता रहे थे कि जनपद में 370 सड़कें हैं, 117 सड़कों पर काम चालू है। शेष जो है उनका टेंडर होने जा रहा है और मार्च अप्रैल के पहले सभी सड़कों का काम 370 सड़कों पर
कम हो जाएगा। सड़कें अभी गड्ढा मुक्त भी नहीं हुई है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये जिले की सबसे बड़ी सदन है और जो लोग यहाँ चुन के आए हैं वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं और जो जीत के आता है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि उसके क्षेत्र की समस्या उठाए और ये उनका सदन है, यही वो अपनी बात रख सकते हैं। तो माननीय सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या को रखा है और बहुत जल्दी उस समस्या का जो विभागीय स्तर पर निस्तारण होना है वो होने की तैयारी हो रही है। जहाँ तक लोक निर्माण विभाग की बात है तो लगभग जिले की सभी सड़कों पे धन आ चुके हैं, एक आध बाकी है तो वो भी शासन में लगे हुए हैं। बिजली की समस्या देखने को मिली है कुछ? बिजली में जो समस्याएं हैं वो सरकार की पे पूरी ध्यान है और अभी रिमैप योजना के माध्यम से जो पोल और तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां बदमाशों ने बर्तन कारोबारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि मथुरा में बर्तन कारोबारी से लूट का मामला सामने आया, जहां भूतेश्वर के पास कारोबारी पर मोटरसाइकिल बदमाशों ने हमला किया। पहले कारोबारी के साथ जमकर मारपीट की गई, फिर 2 लाख रुपए और सोने की चैन और उनकी अंगूठी लेकर बदमाश फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक व्यापारी नेता दिनेश आनंद के बेटे राजन आनंद की होली गेट पर बर्तन की दुकान है, वह दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार 4 बदमाशों ने उन पर हमला किया और लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अपराधियों का इतना हौसला बुलंद और शाम के 8:30 और 9 के बीच में ये इतनी बड़ी घटना, जानलेवा हमला व्यापारी के साथ पास 2 लाख रुपए का कैश वो लूट लिया, गले की चैन, अंगूठी हीरे की वो लूट ली और उसके अलावा इतना बड़ा दुस्साहस कि सरेआम चलते हुए वो ऐसा मार्ग है जो आम पब्लिक चलती है उसमें मैं इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। आपका? राजन आनंद है। क्या मामला था? ये मामला ऐसा था, मैं दुकान से 8:30 बजे मैंने दुकान बढ़ाई है और कृष्णा नगर आया हूँ, मतलब भूतेश्वर से थोड़ा पार किया, 100 करोड़ से आगे एलएंड की टोटी फैक्ट्री पड़ती है जी। तो वहाँ अंधेरा हो रहा था, मैं स्कूटर चला, पीछे से आए हैं बदमाश, इन्होंने मेरे कंधे पे डंडा मारा, मैं स्कूटर रोका मैंने एकदम, तो 2 मोटरसाइकिलों पे 4 आदमी थे, उन्होंने मेरे आगे लगा दी मोटरसाइकिल, एक ने पीछे लगा दी और कोई बात करी और डंडे मारते गए मुझे। मैंने कहा भैया बात बताओ, कुछ नहीं। बोले तू होटल क्या मैं जानता नहीं है। तो मेरे चाबी थी हाथ में, थैला था उसमें 2 लाख रुपए थे, वो छीन लिए। फिर बोले चैन उतारा, मैंने नहीं उतारी, तो मेरे सिर में डंडा मारते, मैंने हाथ सिर पे करा तो हाथ मेरा पकड़ के मेरी चैन खींच ली और अंगूठी उतार ली और फिर मुझे मारा। मैंने हल्ला किया, वहाँ कोई नहीं आया, फिर मैं गिरा हूँ तो मैं कूद के थोड़ा उधर 2 आदमी आए तो वो भाग गए, ऐसे हुआ था। कितने बजे घटना करीब? ये करीब 8:45 की है, मैं 8:30 बजे दुकान बढ़ाई थी तो 8:45 के करीब की घटना है लगभग ये। पुलिस कितनी देर बाद पहुंची है? पुलिस पहुंची है करीब 15-20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद। 112 पे मिलाया था, फ़ोन नहीं उठा था, फिर छोटे भाई आ गए, उन्होंने वहाँ फ़ोन किया कोतवाली में। तो बुलेटिन में बात अब प्रतापगढ़ की कर लेते हैं, जहां बुजुर्ग चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि प्रतापगढ़ में प्लांट की चौकीदारी कर रहे 65 साल के चौकीदार की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। घटना कुंडा कोतवाली इलाके के मझिलवा गांव की है, जहां बुजुर्ग हरीश चंद्र मिश्र का शव सुबह प्लांट के बाहर दुकान के तख्त पर पड़ा मिला। मामले की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस ने बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक हरीश चंद्र मिश्र जल निगम के रिटायर्ड होने के बाद प्लांट में चौकीदारी की नौकरी करते थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कुंडा थाना क्षेत्र के रायजीपुरवा के हरीश चंद्र मिश्र जी जो जल निगम से रिटायर्ड थे, यहाँ सड़क के किनारे गुमटी थी, उसी के पास वो अपना छप्पर ऐसा पड़ा हुआ है, उसमें नीचे सोते थे वो, तो चौकीदारी का काम करते थे। आज सुबह लोगों ने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है, उनके चेहरे पर चोट के निशान हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हत्या की गई। इस संबंध में समुचित विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस बल और हम सभी लोग मौके पर पेड यूनिट भी है, अपना काम कर रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और विवेचना करके जो तथ्य प्राप्त होंगे। तो बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां पेट्रोल पंप से मारपीट का मामला सामने आया है।
बता दें कि मथुरा में पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला सामने आया, जहां आरोप है कि पेट्रोल पंप पर सिगरेट पीने से रोकने पर 2 युवकों ने सेल्समैन की पिटाई कर दी। घटना बरसाना थाने इलाके के बजाज फिलिंग पेट्रोल पंप की है। वहीं पेट्रोल पंप पर मालिक ने मारपीट करने वाले युवकों पर लूट का आरोप भी लगाया है। अजय जी, क्या घटना हुई है? मेरा पेट्रोल पंप है बरसाने में, राना की प्याऊ के पास। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है जिसका मैं प्रोपराइटर हूँ। कल शाम को 6:30 बजे की घटना है। इस घटना में लोकल एक कृपाल सिंह ठाकुर है, जो कि खुरापाती है, शरारती तत्व है, क्रिमिनल माइंडेड है और उसकी क्राइम हिस्ट्री भी है। अभी पिछले 15-20 दिन पहले पुलिस के सिपाही को भी उसने पिटाई की थी, मार्केट के अंदर भी तोड़फोड़ की है उसने, और 15-20 दिन पहले हमारे साथ भी उसने घटना की थी, जिसकी सूचना भी हमने इंस्पेक्टर साहब को पर्सनली जा करके मैंने स्वयं दी थी। तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल फिर 6:30 बजे घटना हो गई। उसने आकर के पेट्रोल की मशीन के ऊपर पेट्रोल का नोजल उठा लिया और सिगरेट जलाने की कोशिश की। लड़कों ने मना किया, रोक टोक की, तो उनकी पिटाई की। कल बहुत बड़ी घटना हो सकती थी अगर बच्चों ने सूझबूझ से अगर उसको नहीं बचाया होता, तो पंप के ऊपर बहुत बड़ा हादसा हो जाता। ये 2 लोग थे, एक उसका साथी था और मेन कृपाल सिंह है। ये हमेशा कुछ ना कुछ गलत काम करता रहता है। उसमें एक सिगरेट पीने को लेकर के स्टार्टिंग हुई थी। देन उसके बाद वो लड़के से छीना झपटी की उसने। पैसे उसने 2700 रुपये थे उसके हाथ में, वो छीन के झपटी करके ले गया। एक पॉश मशीन थी उसको ले गया, वो अभी तक रिकवर नहीं हुई है। उसकी सूचना हमने कल तुरंत तत्काल जो है इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन पे भी मौखिक दे दी थी, व्हाट्सएप पे भी उनको एप्लीकेशन दे दी थी, वीडियो फुटेज दे दी थी। सुबह मैं पर्सनली उनसे 10 बजे मिला भी हूँ। मिलने के बाद उन्होंने FIR दर्ज करने के अपने कंसर्निंग व्यक्ति को बोला भी है। तो फिर उसके बाद हम SSP साहब के पास आए थे अपने यूनियन के साथ में, और SSP साहब का चार्ज इस समय SP सिटी साहब के पास है। उन्होंने बहुत शांति से हमारी बात को सुना और अपने संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन भी किया उन्होंने। बुलेटिन के आखिरी में बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, जहां महिला की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रदर्शन किया गया। बता दें कि मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली पर जमकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन एक गरीब महिला की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ किया गया। मामला रामलीला टिल्ले का है। बता दें कि महिला सोमवती ने 1 महीने पहले ही नगर कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन पर कई लोग कल्लू यामीन समीम के साथ मिलकर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। 1 महीने बाद भी इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज हिंदू जागरण मंच ने कोतवाली पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। आपका नाम? मेरा नाम सोमवती। सोमवती जी, अभी आप लोग सैकड़ों की संख्या में नगर कोतवाली थाने में पहुंचे थे। हाँ भैया। तो क्या हुआ आपके साथ? तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा भैया। मोदी सरकार, योगी सरकार है, योगी सरकार में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, किस तरह का अत्याचार आप लोगों के साथ हो रहा है? जी, हमारी बार बार जमीन बही जा रही, हम जामे कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अच्छा, कौन लोग हैं जो आपकी जमीन बांटते हैं? मुस्लिम लोग हैं। दबंगई दिखाते हैं? हाँ जी, मारने की भी धमकी देते हैं। आपने इसकी शिकायत पहले भी कही? हाँ जी, पहले भी शिकायत कही, कई बार शिकायत कर ली, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप आज हंगामा कर रहे थे, तो रात क्या हुआ, किस बात को लेकर आप हंगामा कर रहे थे आज? रात हमारा खेत बाए गए, रात 10 बजे खेत बाए उन्होंने, फिर दोबारा शिकायत करने के बाद भी? हाँ जी, पुलिस को शिकायत करने के बाद भी रात 10 बजे के बाद में खेत बाए हमारे। तो ऐसा आपके साथ में बार बार क्यों हो रहा है? तो क्या मानते हैं आप, किसकी कमी है? और ये पुलिस की कमी है जो देखिए, ये ज़मीनी जिहाद और लैंड जिहाद से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ जिहादी मानसिकता के विधर्मी हमारे हिंदू समाज की जो सोमवती कश्यप जी हमारी साथ हैं, हमारी बहन, उनकी ज़मीन पर दबंगताई दिखाते हुए नाजायज़ तरीके से उनकी खड़ी हुई फसल पर ट्रैक्टर चलाया गया। उन्होंने 30 लाख रुपए देकर ज़मीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया है, और जब बैनामे की तारीख आई तो उन विधर्मियों ने उस ज़मीन का बैनामा गलत, इनलीगल तरीके से, नाजायज़ तरीके से दूसरे भूमाफियाओं के नाम बैनामा कर दिया, जो बिल्कुल इनलीगल और गलत है। और दबंगई दिखाते हुए 50-100 आदमियों ने, हथियारबंद बदमाशों ने।
अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।